नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से सीएलसी की तरफ से नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम 2013 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। कुछ अराउंड 40 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में मेटल सरफेस के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है और रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है वो 2 न्यू का इस मेटेलिक प्लेट पर इंसिडेंट हुआ। अब मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो हम इक्वेशन लिखें वो इक्वेशन मेनली ये है अपनी कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी h न्यू इक्वल्स टू, ये जाएगी कहाँ, फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मेटल सरफेस पे है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, प्लस बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो सकती है लेकिन ये मैक्सिमम होगी। रीजन क्या होता है कि किसी मेटेलिक प्लेट पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट इंसिडेंट होने पर ये लाइट अगर इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की है और इतनी एनर्जी है इसके पास कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, इसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो बाहर निकालने में लग गई उसको। बाकी बची हुई एनर्जी, अगर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कोलिजन की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस कर सकता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो इमिट होगी वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे कम भी पॉसिबल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें पहले दे रखी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जस्ट फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दे रखी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जिसको न्यू बोला हुआ है, इक्वल्स टू 5 हमें दे रखा है, ये टर्म 0 है पहले, ठीक है। फिर बाद में बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी डबल है, तो दूसरी बार ये हो गया h न्यू, न्यू की वैल्यू 2 न्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू ये आएगी इस वाली पहली इक्वेशन से, इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ mv², क्योंकि हमें पूछी वेलोसिटी है इसकी। अब यहां से डिफरेंस लोगे तो ये आ गया h न्यू बराबर, यहाँ पे 2 भी ले जाओ, फिर बाद में फिर डिवाइड बाय m भी ले आओ और इसका रूट कर दोगे तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। तो ये इक्वेशन अपनी, ये आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसके अंदर दे रखा है कि रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन और बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उनका रेशियो बताना है। तो देखें, अलग अलग सीरीज हम स्पेक्ट्रम सीरीज बोलते हैं, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फोर्ड, हम्फ्री, अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, n=1 में आए, किसी भी ऑर्बिट से आ रहा हो, तो इसको हम लाइमन सीरीज बोल रहे होते हैं। बामर सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में आ रहा है डी एक्साइटेशन में, तो ये अपनी होती है बामर सीरीज। पार्शन सीरीज इससे ऊपर वाली, और ऊपर चलते जाओगे ब्रैकेट, फोर्ड, हम्फ्री, अलग अलग सीरीज आती जाएगी। अब बोल रखा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ जब लॉन्गेस्ट होगी तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी हम बोलते हैं hc/λ, ये एनर्जी है फोटोन की। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस ये हुआ लाइमन के लिए, मतलब 2 और 1, ये एनर्जी गैप को ही बता रहा है एक तरह से। तो 2 से 1 में आएगा तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई लाइमन की। फिर दूसरी बोल रखी है बामर की, तो बामर इसमें आ रहा होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये हो गई, ठीक है। अब ये वेवलेंथ के लिए रिलेशन क्या है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन इमिट होगा, और जब उसको रिलेट करते हैं तो ये रिलेशन आता है 1/λ इक्वल्स टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे क्या क्या है, r है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1/r की वैल्यू ज्यादातर अपन को जरूरत पड़ती है, 911.5 एंगस्ट्रॉम के बराबर ये वैल्यू है, ठीक है। 1/r की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए। z है इसका एटॉमिक नंबर, बोल रखा है हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू अपने लिए 1 है। n1 जिस ऑर्बिट में आएगा उसको लिख रहे हैं, n2 जहां से आ रहा होगा उसको लिख रहे हैं। तो पहले लाइमन के लिए वेवलेंथ लिख दूं तो 1/λ लाइमन के लिए, r z1 है, हाइड्रोजन है, और लाइमन में 1 में आ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो 2 से आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर रहेगा,
इसमें रिलेशन आएगा। फिर दूसरा बामर बोल रखा है, तो बामर के करस्पॉन्डिंग रेशियो ले रहा हूं मैं 1 बाय लैम्डा बामर, क्योंकि पूछा रेशियो ही हमें, इक्वल्स टू वहां पे भी आएगा R 1 बाय, इसमें आएगा 2 के अंदर तो 2 का स्क्वायर, और मिनिमम एनर्जी गैप या मैक्सिमम वेवलेंथ तो 3 से आ रहा होगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो जब रेशियो लेंगे तो लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन इक्वल्स टू, ये आ रहा था रेशियो मतलब एलसीएम 4 ऊपर 4 - 1 3, तो ये था 3/4, बाकी R तो कैंसिल होएगा ही। यहाँ पे आ रहा था 9 × 4 36 वो डिवाइड में था, ऊपर आ गया 9 - 4, तो 9 - 4 हो गया कितना, 5 ही आ गया, 9 - 4। अब यहां से 4 से 9 27/5, ये वैल्यू आ गई लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन। पूछा क्या है, लाइमन अपॉन बामर पूछा है, मतलब इसका उल्टा रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो आ जाएगा 5/27, तो 5/27 थर्ड आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें न्यूक्लियर फिजिक्स से दे रखा है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, एनर्जी मास डिफेक्ट के बारे में बोला हुआ है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो पूछा हुआ कुछ। तो क्या दे रखा है, किसी सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन में कुछ चेंज हुआ और हीलियम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू हीलियम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मास डिफेक्ट इस रिएक्शन के अंदर कि यहां पर फ्यूजन रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन जो है वो डिफ्यूज होके वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन में अप्रोक्सीमेट 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और साथ में और भी प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहे होते हैं। लेकिन इसमें बोल दिया कि मास डिफेक्ट इस फ्यूजन रिएक्शन में इतना है 0.02866 U, एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हो इसको। तो एनर्जी पर एटॉमिक मास यूनिट कितनी लिबरेट होगी वो बतानी है। तो इतना मास डिफेक्ट यहां पे दे रखा है, और एक एटॉमिक मास यूनिट लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बोल रखी है। तो इससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज बोल सकता हूं मास डिफेक्ट डेल्टा m इंटू c² के बराबर। तो जो एनर्जी रिलीज हुई इसमें डेल्टा m की वैल्यू हो गई 0.02866 इंटू c² करेंगे तो ये जो एनर्जी आएगी 931 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होगी इस मास डिफेक्ट में। ठीक है, अब देखें इसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो अप्रोक्सीमेट इसको 2 0 इधर खिसका दो एक बार, तो ये 2.8 लगभग 3, 2 0 खिसकाने के बाद 2 इधर खिसका दिए तो कैंसिल कर दिया आपस में, इंटू 9 के अप्रोक्स ये बोल, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा कम कर दिया, तो अप्रोक्सीमेट हो गया ये 27 के अराउंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब अप्रोक्सीमेट 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन बोल रखा है पर एटॉमिक मास यूनिट बोला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मास डिफेक्ट कितना, ये इस फ्यूजन रिएक्शन में टोटल इतना बता रखा है, और इसमें लगभग 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तब जाके ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक हाइड्रोजन का जो मास है लगभग 1 U, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर बोल सकते हैं। तो एक के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, डिवाइड बाय 4 बोल देंगे, तो ये 4 AMU के बराबर है, या 4 U पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो है 27 के अराउंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पर U पूछा हुआ है, पर यूरेनियम कितने एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 27/4, तो 6 पॉइंट, तो लगभग ये 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, 6-7 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट कि पर ये एटॉमिक मास यूनिट ये कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतनी, क्योंकि जब ये रिएक्शन जब हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो इसके अंदर 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, हीलियम बना रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है यहां पर ये मैटर वेव पे डिब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की लैम्डा p कुछ दे रखी है, सेम एनर्जी रिलीज है या सेम एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसमें रिलेशन पूछा हुआ है क्या होगा, तो एनर्जी लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मैं बोल सकता हूं एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, या मोमेंटम के टर्म में लिख दो p²/2m, ये लिख दिया। मोमेंटम को डिब्रोगली वेवलेंथ के टर्म में, तो किसी पार्टिकल की डिब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा d इक्वल्स टू h/p लीनियर मोमेंटम उसका। ठीक,
तो लीनियर मोमेंटम h बाय लैम्डा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। दूसरा फोटोन की एनर्जी बोल रखी है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी, तो फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, लैम्डा फोटोन, दोनों एनर्जी बराबर बोल रखी थी। तो ये तो हमने लिखी यहां तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये लिख दी फोटोन की एनर्जी, और दोनों को बराबर बोला हुआ है। तो जब इक्वेट करेंगे, प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है, तो केवल प्रोपोर्शनल देख लें, बाकी सब कांस्टेंट है। ये h c m, तो लैम्डा ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया लैम्डा p यहां पे। तो और ये ऑप्शन अपन को थर्ड दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ये इंसिडेंट हुई, उसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में गया। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी रिजल्टेंट इमिशन के अंदर कितनी होगी, इमिट करेगा तो कितनी लाइंस होंगी। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ये कहाँ गया, फिर उसके बाद डी एक्साइटेशन देखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में था वो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, तो इसके लिए लिख सकता हूं वही वेवलेंथ और एन में रिलेशन 1 बाय लैम्डा, लैम्डा एब्जॉर्ब किया इक्वल्स टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर लोअर ऑर्बिट, n2 स्क्वायर जिस हायर ऑर्बिट में गया। तो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी 975, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 911.5 या 912 बोल दो, z की वैल्यू 1 है, और हाइड्रोजन के लिए बोला हुआ है, और ग्राउंड स्टेट के अंदर था, मतलब 1 से गया था, लोअर ऑर्बिट 1 है, हायर ऑर्बिट कोई n के अंदर गया था, ये रिलेशन है। अब यहां से वैल्यू देखते हैं, तो ये है अपने पास 912 डिवाइड बाई 975 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, या 1 बाई n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 912 डिवाइड बाई 975। तो डिफरेंस ले लो, डिफरेंस 75 माइनस 12 यह जाएगा लगभग 63, 975 और ये 1 बाई n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 63 अपॉन 975 बाई 63। ठीक है, ये n की वैल्यू आएगी, डिवाइड करके देखते हैं अप्रोक्सीमेट कितना है। तो इसको थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, तो 900 बाई 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ गया 3 से 2 टाइम्स, ये 9, 3 से 30, तो रूट 15 उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू आएगी, तो 15 से ज़्यादा रखना है अपन को, तो n की इंटीजर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 4, उससे ज़्यादा है क्योंकि ये रूट 15 है, 16 आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। तो 4th ऑर्बिट में ये गया था। ठीक है, तो पहले n इक्वल टू 4 में गया, अब 4 से जब ये वापस आएगा तो जो इमिट करेगा उसके बारे में पूछा हुआ है। तो जब ये n इक्वल टू 4 में गया, तो जब डी एक्साइटेशन होता है, तो डी एक्साइटेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वो ऊपर से नीचे किसी भी ऑर्बिट में होते हुए नीचे आ सकता है, नीचे ही आएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में सीधा ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके सीधा गया था, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में डायरेक्ट पहुंचा है वो वहां पे, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो मल्टीपल स्टेप हो सकती है। अब 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। जब 3 में आ गया, जब 3 में आया तो 3 से वो 2 में आ सकता है, या 3 से 1 में आ सकता है। जब वो 2 में आया तो 2 से 1 में आ सकता है, या तो ऐसे ही काउंट कर लो सीधा 3, 2, 1, टोटल 6 तरह की डिफरेंट लाइंस पॉसिबल है इसकी। या फिर दूसरा ये बोल सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन बोलते हैं इसमें n इंटू n माइनस 1/2, इतने नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स पॉसिबल है। n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1, 4 इंटू 3/2 6 आ जाएगा। तो 6 डिफरेंट लाइन ये इमिट कर सकता है 5th में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन है, मास डिफेक्ट पे, न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम और हीलियम के लिए ये वैल्यूज दे रखी है, पर न्यूक्लियन वैल्यू दे रखी है। न्यूक्लियन कितने हैं, तो इसके अंदर न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 7, इसके अंदर न्यूक्लियन है 4। अब न्यूक्लियर रिएक्शन बता रखी है कि एक लिथियम जो है प्लस एक हाइड्रोजन, ये मिलके 2 हीलियम में और कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो क्यू वैल्यू पूछी हुई है कितनी है, तो क्यू वैल्यू क्या होगी, जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट है वो उसकी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
इतनी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। स्टेबल बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल। तो देखते हैं क्यू वैल्यू कितनी आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में 2 हीलियम है और 1 हीलियम के पर न्यूक्लियन की वैल्यू दे रखी है, 1 हीलियम भी नहीं, पर न्यूक्लियन की। तो ये पर न्यूक्लियन एनर्जी थी। न्यूक्लियन हीलियम के अंदर 4 थे, तो ये हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 1 एटम की, 1 न्यूक्लियस की। 2 है तो ये प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन सिंगल 1 न्यूक्लियन है, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0। एक प्रोटॉन, एक अकेला न्यूक्लियन, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है हमें 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पर न्यूक्लियन है, इसके अंदर न्यूक्लियन 7 थे तो इंटू 7 ये करेंगे। अब ये एनर्जी देखते हैं, तो 856.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू है, माइनस ये आ जाएगा 2 और 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू। तो ये आ गया 28 पॉइंट में आ गया था, और बाकी इधर है 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो एनर्जी रिलीज हुई है। अगर यहीं पे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी देनी पड़ती है इस रिएक्शन के लिए। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ये रेडिएशन या फोटोन की वजह से किसी सरफेस पे कितना मोमेंटम, कितना फोर्स, कितना प्रेशर लगता है, उस पे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि लाइट जो है उसकी इतनी एनर्जी फ्लक्स दे रखी है। अब यूनिट देखोगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। कई बार क्या होता है कि नाम से हमें कई बार पता नहीं चलता वैल्यू क्या बोल रखी है, कौन सा एनर्जी फ्लक्स क्या बोल दिया। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी बोल रखी है हमें। अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर नॉर्मली ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होगी वापस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें 15 ये एरिया दे रखा है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एवरेज फोर्स कितना सरफेस पे लग रहा है पूछा हुआ है। तो सरफेस पे फोर्स के लिए हम एक सिंगल फोटोन से स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन। एक सिंगल फोटोन आया, मोमेंटम फोटोन का h बाई लेमडा बोलते हैं। एक सिंगल फोटोन h बाई लेमडा का आया, सिंगल फोटोन जब वापस गया तो वही मोमेंटम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग थी, इसलिए डायरेक्शन चेंज हुई है मोमेंटम की, तो मोमेंटम चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा इसका 2h बाय लेमडा। एक को पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो ये नेगेटिव है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो डबल आ जाएगा, ये मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक। ऐसे मान लेते हैं n पार्टिकल पर सेकेंड आ रहे हैं, तो n पार्टिकल पर सेकेंड आए तो ये n पार्टिकल्स का मोमेंटम में चेंज आ गया पर सेकेंड, जिसको हम फोर्स बोल सकते हैं। तो सरफेस पे इतना फोर्स लगेगा। अब हमें इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी हो जाती है 1 फोटोन की एनर्जी, ऐसे n फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, तो ये n फोटोन्स की एनर्जी पर सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं पावर, पावर अपॉन एरिया, ये इसके लिए इंटेंसिटी होगी। एरिया कौन सा, परपेंडिकुलर जो सरफेस, परपेंडिकुलर एरिया आएगा लाइट के। तो अब इंटेंसिटी, अब यहां पे देखोगे तो I A परपेंडिकुलर बाई C की वैल्यू है NH बाई लेमडा, ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ I A परपेंडिकुलर बाई C के बराबर। तो इतना सरफेस पे फोर्स लग रहा होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज एक ही आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा उस टाइम पर, तो यहाँ पे ये पार्ट उस टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन अभी है तो इसको कंसीडर करना है अपन को, ठीक। तो 2I इंटेंसिटी दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁴, ऐसा यूनिट में दे रखी है। एरिया 15, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, 10⁻⁻⁴ स्क्वायर था इसलिए, अब ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ये पावर इधर कैंसिल कर दो, 3 से 5 टाइम्स ये आ जाएगा, 10 250 ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हो गई 250 इंटू 10⁻⁻8। पॉइंट 2 इधर किसका था, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रखा है, ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है।
इसमें बोल रखा है कि एनर्जी जो है वो इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन वो 20% अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं मेटल सरफेस से उनकी इंक्रीज हो गई 0.5 से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन पूछा हुआ है तो हमारे पास रिलेशन है इसका कि जो फोटोन की एनर्जी है hc/λ या hν, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक हो सकती है, ये रिलेशन है। अब पहले वाली एनर्जी को एक बार E बोल दो, क्योंकि हमें एनर्जी में सीधा चेंज पूछा हुआ है। तो पहले की एनर्जी ये थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी बार क्या है कि 20% इंक्रीज कर दी, 20% तो फ्रैक्शन वाइज 0.2 और इंक्रीज हुई है तो टोटल हो गई 1.2। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया तो E का 20% 0.2 E था और पहले वाली एनर्जी का 20 तो 1.2 E इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है वर्क फंक्शन, रेशियो ले लो एक बार, तो रेशियो ले लेंगे, पहले इसको कंसीडर कर लो। 1.2 डिवाइड बाई ई तो कैंसिल हो ही गया था, इक्वल्स टू इधर आ गया फाई प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई फाई प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा 1.25 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 5 60.6 आ जाएगा 5 प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.25 डिफरेंस लिया, ये इधर आ गया तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर आया, कैंसिल हो जाएगा तो 5 इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन आ गया, तो फर्स्ट आंसर इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की इंक्रीज कर दी 16 टाइम्स और पहले की वैल्यू से, तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा हुआ है, मतलब वही डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव का क्वेश्चन है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल की हम बोल सकते हैं h बाय मोमेंटम, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला हुआ है तो मोमेंटम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। अब काइनेटिक एनर्जी पहले ये वेवलेंथ कंसीडर कर लेते हैं, बाद वाली वेवलेंथ h बाय √2m, ना तो h कांस्टेंट है तो h नहीं चेंज होगा, m पार्टिकल बोल रखा है उसका मास वैसे का वैसा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज कर दी, 16 टाइम्स कर दी पहले की, तो काइनेटिक एनर्जी में केवल चेंज किया। तो यहां से रेशियो ले लो, तो लैम्डा डी बाई लैम्डा डी डैश इक्वल्स टू बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में डिवाइड में था वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 16 का √4 4 ऊपर आ गया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है अब नई वाली पहले के कंपैरिजन में बाई 4 हो गई, बाई 4 हो गई। अगर परसेंटेज वाइज बोलूं तो इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज वाइज 25% काइनेटिक एनर्जी रह गई। चेंज पूछा हुआ है तो चेंज हो जाएगा लैम्डा डी डैश माइनस लैम्डा डी अपॉन लैम्डा इंटू 100। तो चेंज देखेंगे, अगर 25% बची थी तो 75% ये डिक्रीज आ जाएगी, तो 75% काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, नेगेटिव ऑप्शन अपन को दे नहीं रखा, तो यही है कि 75% चेंज हुई है, डिक्रीज हुई है ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर भी ये रेडिएशन का है जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो जिसकी वजह से फोर्स, प्रेशर या मोमेंटम पूछा हुआ हो। तो यहां पर एक रेडिएशन एनर्जी ई का नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे भी है, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा सरफेस को वो पूछा हुआ है, एनर्जी दे रखी है। तो फिर से वही है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो पार्टिकल का पहले मोमेंटम h बाय लैम्डा, बाद में मोमेंटम h बाय लैम्डा रिवर्स में, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ लेंगे तो 2h बाय लैम्डा। और जो एनर्जी बोल रखी है, एनर्जी हम बोल सकते हैं E बराबर hc बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी ही बोल रखी है तो n फोटोन मान लो, टोटल पर सेकंड नहीं, टोटल फोटोन n कंसीडर कर लो। ये एक पार्टिकल की वजह से मोमेंटम ऐसे n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल मोमेंटम ये आ जाएगा। ठीक, टोटल मोमेंटम की वैल्यू ये है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो c से डिवाइड कर दो तो n h बाय लैम्डा की वैल्यू एनर्जी बाय c के बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर, तो टोटल मोमेंटम चेंज जो हुआ वो आ जाएगा NH बाय लैम्डा की जगह E बाई सी, और एक 2 चल रहा है, 2E बाई सी के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2E बाई सी के बराबर मोमेंटम चेंज हुआ किसका, फोटोन्स का।
अब न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे वॉल पे, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया है वॉल को, तो इतना ही ट्रांसफर कर दिया है मोमेंटम वॉल को, जितना इनका चेंज हुआ उतना ही उधर है, तो 2E/c के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है कि किसी सर्टेन मेटेलिक सरफेस पे लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है वेवलेंथ लैम्डा की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 के बराबर दे रखा है इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। सरफेस अगर 2 लैम्डा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें वही रिलेशन अपने पास की फोटोन की एनर्जी hc/λ, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन, बाकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां पे क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, और इनमें रिलेशन ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV0। दूसरा यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोली हुई है, तो वर्क फंक्शन को दूसरा हम hc/λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं कि लाइट की मिनिमम वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। तो ये रिलेशन साथ साथ है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, ये रिलेशन था। तो पहले लैम्डा के करस्पॉन्डिंग रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे hc/λ, वर्क फंक्शन को लिख दिया hc/λ0 थ्रेशोल्ड, प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया EV0, पहले 3 था तो ये 3V0। दूसरी बार hc/λ वेवलेंथ डबल है 2 लैम्डा, वर्क फंक्शन वही मेटेलिक सरफेस है, सेम वर्क फंक्शन होगा, प्लस E स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार V0। ठीक है, तो हमें आंसर इस लैम्डा के टर्म में पूछा हुआ है, तो V0 को एलिमिनेट करना है अपन को। तो V0 की वैल्यू यहां से, EV0 की वैल्यू यहां से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया hc/λ इक्वल्स टू hc/λ0 प्लस 3 टाइम्स EV0, ये रहा EV0 यहां से, तो वो हो गया hc/2λ माइनस hc/λ0। ठीक है, तो 3 ये है माइनस का, ये प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस, उधर ले जाओ इसको, प्लस का 2λ hc/λ0, λ0 वाले टर्म, ये इधर 3/2 था, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आए, इनको इधर ले गए दोनों को, तो 3/2 है, 1.5 है, 1 गया तो 0.5 रह जाएगा, 1/2 hc/λ। तो यहां से hc कैंसिल हो जाएगा, λ0 की वैल्यू आ जाएगी 4λ के बराबर, मतलब जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसकी वो 4λ के बराबर होगी इसके अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर कौन सा ग्राफ जो है वो पार्टिकल के मोमेंटम का डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ बता रहा है, वो पूछा हुआ है। तो मैटर वेव का है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सीधा सीधा रिलेशन पूछा हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ बढ़ेगी मोमेंटम कम होगा। थर्ड रिलेशन ये इनवर्सली वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि थर्ड ऑर्बिट हीलियम प्लस में नॉन रिलेटिविस्टिकली अप्रोच कंसीडर करनी है, मतलब रिलेटिव मोशन कंसीडर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंसीडर नहीं करनी है अपन को। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो बतानी है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, हीलियम प्लस के अंदर। के की वैल्यू वो इधर रखिए 9 × 10⁹ SI यूनिट में, Z की वैल्यू यहाँ पे हीलियम था 2 दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ होता है, लगभग वही वैल्यू दे रखी है। तो जो हमें इसमें रिजल्ट पता है वेलोसिटी का, वही रिजल्ट डायरेक्टली काम में ले लेते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, तो वो वेलोसिटी का रिलेशन था 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इनटू Z/n। ये वेलोसिटी है किसी भी n ऑर्बिट में Z एटॉमिक मास वाले इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। तो ये वेलोसिटी पूछी हुई है, Z की वैल्यू दे दी है अपन को यहाँ पर 2, n की वैल्यू दे रखी है थर्ड ऑर्बिट में है 3, तो यहां से ये आ जाएगा 0.7 और 2 फिर और बचेगा, तो ये 6 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी। इसको डबल करना है तो ये आ गया 12, 4 1 5 7 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.452 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स। तो ऑप्शन जो इसके आसपास है लगभग क्या है, एग्जैक्ट सही है, लगभग 1.46 × 10⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स का है, मतलब न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बोला हुआ है। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है यहां पर, ये RAL, और इस एलिमेंट के लिए पूछा हुआ है जिसका एटॉमिक मास नंबर 125 और एटॉमिक नंबर 53 है। इसके लिए पूछा हुआ है इसकी रेडियस कितनी होगी। तो न्यूक्लियस की रेडियस के लिए रिलेशन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0 A⁻⁴ ए एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। तो रेशियो ले लेते हैं, रेडियस इस एलिमेंट की अपॉन रेडियस एल्यूमिनियम की। तो एटॉमिक, ये R0 तो कैंसिल हो जाएगा, एटॉमिक मास इसका 125 है और इसका एटॉमिक मास है 27 एटॉमिक मास नंबर, और उस पूरे की पावर 1/3। तो 125 5⁻³ होता है, तो 5⁻³ 1/3 5 ही आ जाएगा। 27 3⁻³ होता है, तो 3 पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू है 5/3। तो इसलिए जो न्यूक्लियस की रेडियस है इस एलिमेंट की, वो आ जाएगी एल्यूमिनियम की रेडियस का 5/3 टाइम्स। थर्ड आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 10⁷ मीटर इनवर्स, और वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज पूछा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ध्यान देना, यहाँ पे वेव नंबर पूछा हुआ है, वेवलेंथ नहीं पूछा हुआ है। तो अगर वेव नंबर पूछा हुआ है तो 1/λ ये वेव नंबर है, इसी के बारे में पूछा हुआ है। और किसी भी हायर एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ या लोअर एक्साइटेशन स्टेट में आ रहा होता है, तो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ का रिलेशन 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2² है। n1 लोअर ऑर्बिट होता है, n2 हायर ऑर्बिट होता है इसमें। अब इसी के बारे में पूछा हुआ है, 1/λ के बारे में पूछा हुआ है। R की वैल्यू 10⁷ दे दी, हाइड्रोजन के लिए बोला हुआ है 1, ये हो गया। और लास्ट लाइन बोल रखी है बामर सीरीज की, बामर सीरीज मतलब आना है सेकंड में, लाइमन बामर सेकंड, और लास्ट लाइन मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट से आना है इसको। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/∞ का स्क्वायर 0 आ जाएगा ये पूरी वैल्यू। तो 1/λ की वैल्यू आ गई 1/4 0.25 लिख सकते हो, इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। और यही वेव नंबर हमें पूछा हुआ था, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन मास m और एक फोटोन सेम एनर्जी के हैं, और रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ इनके साथ जो जुड़ी हुई है उनका पूछा हुआ है। तो मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हम बोल सकते हैं h/p मोमेंटम, और मोमेंटम को लिख सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी इसकी E। जबकि पार्टिकल या फोटोन, जो फोटोन है, फोटोन के लिए वेवलेंथ ही है वो, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो नहीं बोलेंगे उसके लिए। तो जो फोटोन के लिए वेवलेंथ है उसके लिए या एनर्जी के साथ रिलेशन आ जाएगा एनर्जी E इक्वल्स टू hc/λ। तो उसके लिए जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी hc/E। अब पूछा हुआ है कि इनका रेशियो कितना होगा। तो रेशियो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बोला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बाय फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा। तो रिलेशन रेशियो लिया इनका h/√2me, और ये आ गया hc/E। h एक कैंसिल होगा, एक रूट में ये कैंसिल होकर रूट में ये आएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा √E बाय रूट में 2m और डिवाइड बाय c। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 17 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखे है कि एक अल्फा पार्टिकल मास m का मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और इसको बम्बार्ड किया है हैवी न्यूक्लियस पे जिसका चार्ज दे रखा है Ze। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो है तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन मेनली रिलेटेड है ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कि न्यूक्लियस पे चार्ज दे रखा है Ze। अल्फा पार्टिकल मतलब ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ इस पे है, इस पे अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। इसको वेलोसिटी v दी है, आगे चलेगा, रिपल्शन की वजह से कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस यहां से d कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे आते आते वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं k q1 q2 बाय r², सॉरी r।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी। इनफाइनाइट पे था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं हम 0। ये रिलेशन है एनर्जी का। अब एनर्जी कंजर्व रहेगी तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में, तो एनर्जी जब रिलेट कर रहे हो तो ये रिलेशन है हाफ mv² शुरुआत की एनर्जी, यहां पे ये हो गई 2kZe²/d। पूछा क्या है कि जो d है डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, वो किन पे डिपेंड कर रही है, मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, ये पूछा हुआ है। तो ये आपस में इनवर्सली रिलेशन है, तो d प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। 18 में यहां पर वही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहा है 3rd से 2nd ऑर्बिट में, और वेवलेंथ फोटोन की इमिट कर रहा है लैम्डा। अब जब ये जंप करे 4 से 3 में, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी फोटोन की, पूछा हुआ है। तो रिलेशन 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, हाइड्रोजन है Z² की वैल्यू 1 ही लिख देते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब ये Z² था, ये मेन रिलेशन है। अब वेवलेंथ एक लैम्डा दे रखिए 1/λ, R Z हाइड्रोजन के लिए 1 है, और 3rd से 2nd में आ रहा है तो ये हो गया n1, ये हो गया n2, तो 1/2² 4, 1/3² 9 ये वैल्यू थी। और दूसरे वाले में 1/λ' बोल दिया R, और ये आ रहा है 4 से 3 में, तो लोअर 3 हो गया, उसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ये वैल्यू है। रेशियो ले लेते हैं, तो λ'/λ ये पहले रखा डिवाइड बाई ये, R कैंसिल होगा, इसमें आ जाएगा 9 - 4 5/9 × 4, इसके अंदर आ जाएगा 16 - 9 जो हो गया 7, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 9 × 16, तो 9 कैंसिल हो गया, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 20/7, और लैम्डा इधर ले लो, ये λ' की वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी वेवलेंथ हो जाएगी 20/7 के बराबर। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है, मतलब वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है। मेटेलिक सरफेस है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, लैम्डा का स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है v के बराबर। सेम सरफेस जो है, जब इस पे रेडिएशन 2λ आ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 दे रखा है। ठीक, दो अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है मेटेलिक सरफेस की। तो जैसे पहले एक क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही रिपीट यहां पे फिर से हो रहा है। तो इसमें रिलेशन क्या था, hc/λ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड के टर्म में लिख सकते हो hc/λ0, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। अब पहली बार तो ये लैम्डा ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 ही है, तो पहली इक्वेशन तो यही कंसीडर कर लो। दूसरी इक्वेशन में वेवलेंथ डबल कर दी, प्लेट वही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वही है, प्लस ई v0 की वैल्यू हो गई v/4। ठीक, हमें लैम्डा के टर्म में λ0 की वैल्यू पूछी है, तो ev की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इससे उठा के इसमें, तो hc/2λ बराबर hc/λ0 प्लस 1/4 टाइम्स ये वैल्यूज यहां से hc/λ माइनस hc/λ0। ठीक है, 4 टाइम्स कर दो, hc कैंसिल कर दो, तो ये 4 टाइम्स करने के बाद ये 2 कैंसिल होगा, 2/λ इक्वल्स टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था 4/λ0 प्लस 1/λ, और ये 4 तो चला ही गया था, माइनस 1/λ0। λ0 वाले टर्म इधर रख लो और ये वाले टर्म उधर ले गए, तो रिलेशन आ गया इन दोनों से 1/λ, डिफरेंस लिया था, और ये दोनों साथ हो गए 4 - 1 3/λ0। सो λ0 की वैल्यू आ जाएगी 3λ के बराबर। तो λ0 जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है 3λ के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, एक्सरे पे क्वेश्चंस है, और एक्सरे पे ज्यादा कुछ एक्सरे पे नहीं है, सीधा सीधा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो रही होती है, उसके करस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी लैम्डा है, टारगेट मेटल पे इंसिडेंट हो रही है एक्सरे ट्यूब में, तो कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है एक्सरे के अंदर।
तो सीधा सीधा इतना ही है कि एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हुए आते हैं किसी इलेक्ट्रिक गन से, जब मेटेलिक सरफेस पे गिर रहे होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस फोटोन की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो रहा होता है। अब कट ऑफ वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ बोल दो, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पे, ये मिनिमम वेवलेंथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी है पूरी की पूरी एनर्जी अगर फोटोन के पास जा रही है तो ये वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ हम बोल रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी उल्टा हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या होता है, फोटोन आते हैं उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे फोटोन इमिट हो रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें जो इसकी एनर्जी है वो एनर्जी मैं लिख सकता हूं p²/2m, सही है। और मोमेंटम को डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म में h/λ लिख दूं तो ये लिखा हुआ है h/λ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। कितनी एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसके पास, लाइट के पास, फोटोन के पास। तो फोटोन की जो वेवलेंथ है यहां पर लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ जो बोल रखी है उसकी वैल्यू हो गई, एक h कैंसिल कर दो, ये आ गया c लैम्डा स्क्वायर 2m डिवाइड बाय h। तो ये रिलेशन ये अपना 2m इंटू सी इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय h, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि फोटोन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट हो रहा है कैथोड पे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है कि एक मेटेलिक सरफेस पे ये फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कैथोड पे इंसिडेंट हो रहा था। अब दूसरी बार बोल रखा है कि जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हो रहा है इसी पे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हुआ कैथोड पे, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच टू द एनोड। तो एनोड तक कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच नहीं रहा, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल लगा रखा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लगा रखा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, रोकना है, रिपेल करना है, तो इधर की तरफ है नेगेटिव टर्मिनल, इधर की और पॉजिटिव टर्मिनल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया हुआ होगा, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो पहले इससे वर्क फंक्शन लिख लेते हैं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 - 2 तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन था। इस वाली कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हुआ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो या सीधा स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 के बराबर लिख दो। वर्क फंक्शन की वैल्यू 3 है, इधर लाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू EV0। तो V0 की वैल्यू 3 वोल्ट है, लेकिन पूछा क्या वो देख लेते हैं कि इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ A रिलेटिव टू C इज, तो A का पोटेंशियल पूछा हुआ है रिलेटिव टू C, तो यहां पर इसका टर्मिनल नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसको अगर 0 कंसीडर करोगे तो ये -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 वोल्ट के बराबर है, तो इसके रिलेटिव ये -3 पर है, तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो -3 के बराबर अप्लाई किया हुआ है एनोड पे। ठीक है, नेक्स्ट 22, इसमें दे रखा है रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁷ मीटर इनवर्स वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर 1/λ ये हो गया इसका वेव नंबर इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁷ 1/n1। यहां पे लास्ट लाइन बोल रखी है बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज n इक्वल्स टू 2 में आते हैं इलेक्ट्रॉन, लास्ट लाइन मतलब इनफाइनाइट से आ रहे होंगे, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ये आया। तो इसी के बारे में पूछा हुआ है 1/λ इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, 1/4 को 0.25 लिख दोगे इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। 23 डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव पे क्वेश्चन है, दे रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की थर्मल इक्विलिब्रियम पर विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T केल्विन एंड मास m कितना होगा। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है इस वाटर के साथ, तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी हुई है, तो जब ये किसी टेम्परेचर T पर है
तो जो रैंडमली मूव करने वाले न्यूट्रॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल दो, ये आती है 3/2 kT के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी लिख दो, ये 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है उसका, तो ये टेम्परेचर केल्विन में काइनेटिक एनर्जी है। पूछा हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h/p। p को लिख सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो 3/2 kT। ये है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है 3 टाइम्स, तो फर्स्ट आंसर इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 23। 24, तो 24 में वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है। दे रखा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सिल्वर के अंदर ये दे रखी है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्टेड है जब वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट इंसिडेंट हो रहा है इतना, तो कितना होगा उस कंडीशन में। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है और इतनी वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पूछी है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है अच्छी खासी। लेकिन ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में ये दिख रहा है कि 10⁻6, 3, 6, 5 इस तरह से दे रखा है। तो पावर को अगर कंपेयर करें तो लगभग वैल्यू आ जानी चाहिए। वैसे अगर देखोगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, ठीक है। पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो 10⁻5 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है इसके अंदर। चेक करते हैं फिर भी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड है या वेवलेंथ जो आ रही है hc/λ इक्वल्स टू hc/λ0 थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 12mv²। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पूछी हुई है, तो वेलोसिटी के लिए लिख देंगे 12mv²। ये हो गया hc कॉमन लिया, डिफरेंस लेंगे तो ऊपर आ जाएगा λ0 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू λ0। बाद में 2 उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, m से डिवाइड करोगे रूट। ये वेलोसिटी है, वैल्यूज पुट करनी है कुल मिला के। h की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, c की वैल्यू दे रखी है ये। तो अगर यहां पर वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ये सारी वैल्यूज SI यूनिट में चाहिए। तो h की वैल्यू को जब हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होगी वैल्यू जूल सेकंड में, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको तो 16, 64, 65 और ये भी था कुछ, तो लगभग 6.6 लगभग वही आएगी, लगभग 6.6 इंटू 10⁻, वही 34 है जूल इंटू सेकेंड। सेम वैल्यू है इसकी। तो वही वैल्यू लगभग हमें दे रखी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम अगर इसके बजाय सीधा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 कंसीडर कर लें, सेम रिजल्ट आने वाला है। और हमें कन्वर्ट भी वैसे ही करना था, तो h की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 2 इंटू h की वैल्यू 6.6 के अराउंड, और c की वैल्यू है 3, पावर जो भी है वो अब लिख रहे हैं, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, पावर यहाँ लिख रहा हूँ आगे। और दोनों लैम्डा का डिफरेंस लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे जब डिफरेंस ले रहे हैं तो ये 10⁻−10 में आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 10⁻10 का स्क्वायर आएगा। तो एक डिवाइड में 10⁻−10 लिखूंगा इनकी जगह, दोनों की जगह मिला के, एक कैंसिल होगा, डायमेंशनली बोल सकते हो। डिफरेंस लेते हैं दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 और बाकी रह गया 7, तो 714 ये वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन देख लेना, अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू है 714। अब इसके बाद बाकी वैल्यूज अब देखते हैं। डिवाइड बाय दोनों लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये है 3250 इंटू 2536। सारी वैल्यूज आ गई, नंबर सारे आ गए, पावर लिख देते हैं। h में 34, c में +8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ऊपर जाके +31। ये लैम्डा दोनों एक डायमेंशन ही कैंसिल हो गया, दूसरा लैम्डा 10⁻10, ऊपर जाके +10 हुआ। और इसका रूट कंसीडर करना है, ठीक है। पावर देखते हैं, तो 34 इससे कैंसिल करो 34 को, तो लगभग रह जाएगा 3 यहां पे रह जाएगा, लगभग क्या 3 यहां पे रह गया, माइनस का 3 + 5 15 ये वैल्यू आएगी। 15 3 और शिफ्ट कर दो इधर,
ठीक है, 15 6 कम कर दिए तो 10⁻15 -6 और ये एक वैल्यू और +2, तो ये आ जाएगा 10⁻15 16 17 11 ही आ जाएगा वैल्यू। तो 10⁻11 में ये वैल्यू आ रही है पूरी। बाकी नंबर देखोगे तो यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं इसको भी। अब हमने ये पूरी वैल्यू कंसीडर करने की कोशिश की है कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 to 10 के अंदर ये वैल्यू आ जाए। तो देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन यहाँ पे भी करते हैं। तो 9 से ये वैल्यू 3 टाइम्स और 3 से 2.2 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को 3 × 25 × 3 लगभग ये वैल्यू इससे कैंसिल कर सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आएगी 4.4, तो 4.4 एक 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 44 × 10⁻10 का रूट ये वेलोसिटी है। 44 6 से कुछ आसपास वैल्यू आएगी, तो 6 × 10⁵ ये वेलोसिटी इसकी आ गई अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब ये जो दो ऑप्शन थे ये दोनों ऑप्शन अपने करेक्ट है 24 के अंदर। 25 दे रखा है यहां पर, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रेशियो वेवलेंथ का लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज हो गई n = 1 में इलेक्ट्रॉन को आना है, लास्ट लाइन मतलब बिल्कुल लास्ट से आ रहा होगा n = ∞ से, बामर सीरीज लास्ट से आ रहा है n = ∞ से n = 2 में। तो इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा हमने बोल दिया लाइमन और ये लैम्डा बामर। पहले बोल रखा है बामर सीरीज, तो पहले बामर ले लेते हैं। बामर के लिए 1/λ बामर = r/z², 1/n1² 4 हो गया, -1/∞²। और लाइमन के लिए लिख देते 1/λ लाइमन = r 1/n1² -1/n2²। ठीक है, रेशियो ले लिया तो लैम्डा बामर ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय लैम्डा लाइमन। यहां पे 1 है, r कैंसिल होने के बाद, यहां पे 1/4 है तो 4 ऊपर आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग कम है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन इनमें है। ठीक है, तो वेवलेंथ का रेशियो लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन 4 आ जाएगा। सेकंड आंसर 25th में हो जाएगा। 26th, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर रेशियो पूछा हुआ है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है +13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आती है इसकी डबल, लेकिन नेगेटिव 27.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करते हैं तो आती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिजल्ट ही है, रिजल्ट याद रखना एक तरह से। अब पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो देखोगे तो केवल वैल्यू माइनस साइन का डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, तो रेशियो नेगेटिव में आ जाएगा। थर्ड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। 27 मैटर वेव का डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन मास m, इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप दे रखी है, मतलब x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव ये बोला हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है -E0 i कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स आगे की ओर लगेगा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो पता है, नेगेटिव है चार्ज तो इसकी वजह से फोर्स आगे की ओर लगा। फोर्स बाय मास कर दोगे तो ये इसका एक्सेलरेशन इस तरफ इलेक्ट्रॉन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव वैल्यू बोल रखी है। अब लैम्डा नॉट डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली थी अगर इसकी यहां पे वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बाद में टी टाइम पर कितनी हो जाएगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है h/p मींस मास इनटू वेलोसिटी। शुरुआत की वेलोसिटी v0 है, तो इनिशियली जो दे रखा है लैम्डा नॉट वो बोला हुआ है h/m v0 को, शुरुआती वेलोसिटी। अब टी टाइम पर डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p या mv, लेकिन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टी टाइम पे पूछा हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दी मोशन की,
v इक्वल्स टू u प्लस a, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इनटू t। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी किसी t टाइम पर, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो v नॉट प्लस e बाई m इंटू टी। लेकिन हमें रिलेट करना है लेमडा नॉट के टर्म में, तो इसके साथ v नॉट का टर्म है, कॉमन ले लो v नॉट यहां से, तो लेमडा टी इक्वल्स टू आ जाएगा h बाई एम वी नॉट, बाकी ब्रैकेट में 1 प्लस e बाई एम इंटू वी नॉट इंटू टी। ये वैल्यू आ जाएगी, ये लेमडा नॉट है तो लेमडा नॉट डिवाइड बाई ये वैल्यू आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन अपना फोर्थ हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस e बाई एम वी इंटू टी, और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। 28 में बोल रखा है कि लाइट टू वी नॉट या न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या न्यू नॉट दे रखी है, इंसिडेंट हो रही है एक मेटल सरफेस पे, मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दे रखी है v1, और अगर फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ v नॉट है, तो v1 v2 है, v1 बाई v2 पूछा हुआ है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ है, तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। सेम एक ही इक्वेशन बार बार अपन यूज कर रहे हैं कि h न्यू या एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू h वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों कंडीशन में वैल्यूज पुट कर देता है। फर्स्ट में हो गया h फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, वर्क फंक्शन की बजाय थ्रेशोल्ड दे रखा है तो h न्यू नॉट ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बजाय वेलोसिटी पूछी हुई है तो हाफ एम v1 स्क्वायर ये लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन में ये आ गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स हो गई, वही सरफेस है तो वही वर्क फंक्शन होगा, प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले इनको इधर ले जाओ तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एक कैंसिल होकर 4 रह जाएगा, बाद में रेशियो ले लो सीधा, तो h न्यू नॉट यहां पे एक उधर जाने के बाद 4h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम v1 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम v2 स्क्वायर। कैंसिल करोगे ये मास कैंसिल हो जाएगा, बाद में रूट ले लोगे तो 1/2 इक्वल्स टू v1 बाय v2, तो वेलोसिटीज का रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी 1/2 मतलब बाद वाली वेलोसिटी पहले के डबल है, v1 बाई v2 पूछा हुआ है, तो v1 बाई v2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं और कुछ, तो v1 बाई v2 ही पूछा हुआ है, रेशियो v1 बाई v2 तो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, तो सीधा सीधा बोलते हैं अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस केवल है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट या किसी भी ऑर्बिट में नहीं है। अब न्यूक्लियस में है, इसमें हीलियम में होगा क्या, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ओनली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। और कोई ऑप्शन पहले में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रखे, गलत है, प्रोटॉन नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब और 4 प्रोटॉन भी नहीं है, 2 प्रोटॉन ओनली गलत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल दिए इसलिए ये गलत है, तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट। 30 टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक एटम में किसी ऑर्बिट में इतनी दे रखी है, टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, सीधा सीधा वही रिलेशन है। अगर साइन वाइज देखें तो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव साइन करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी के डबल का नेगेटिव साइन करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये इनमें सीधा सीधा रिलेशन था। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हो गई, इसका मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। पहले काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है तो ये भी सही है, ये भी सही है, 2 ऑप्शन करेक्ट है इसके। फिर पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी काइनेटिक एनर्जी की या टोटल एनर्जी की डबल बोल दो, तो इसका डबल माइनस का, तो माइनस ही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोल रखा है वही एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इनमें से किनके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है। तो बोहर मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज जो है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए वैलिड है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड घूमता हुआ। तो इसमें बोल रखा है ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। सिंगली आइजनाइज नियॉन एटम, तो नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। हाइड्रोजन के लिए है ही वैलिड,
सिंगल आयनाइज हीलियम एक इलेक्ट्रॉन है, तो केवल इस सेकंड वाले के लिए वैलिड नहीं है, पूछा हुआ था इनकरेक्ट कौन सा है, वैलिड कौन सा नहीं है, तो सेकंड वाला वैलिड नहीं है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कि 0.5 ग्राम अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी एनर्जी के कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी रिलेशन पूछा हुआ है। तो मास एनर्जी रिलेशन सीधा ये है कि कोई भी एनर्जी E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर हो सकता है अगर कोई मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसलिए इसकी जो एनर्जी आ जाएगी वो 0.5 ग्राम था, 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर कर दिया 9 इंटू 10⁻16। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻13 जूल, ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो मास एनर्जी रिलेशन पूछा था, इतनी एनर्जी इसकी करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट 33 में बोल रखा है कि एक यूरेनियम का आइसोटोप 235 न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कर रहे हैं और जनरेट कर रहा है क्रिप्टॉन 89 और 3 न्यूट्रॉन साथ में जनरेट कर रहा है, तो अगर बेरियम सीधा याद है तो उसके बेसिस पे ये टिक कर सकते हो, रिएक्शन अगर पता है तो। अदरवाइज हमें बैलेंस करना है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उस पे बेस्ड है। तो इसके अंदर हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बैलेंस करना है इस रिएक्शन में, मतलब एक तरह से बोल सकते हो चार्ज और मास बैलेंस करना है। न्यूट्रॉन की चार्ज तो कुछ है नहीं, मास इसका 1 EMU के लगभग बराबर है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। इसमें फिर क्रिप्टॉन बना जिसमें चार्ज 36 प्रोटॉन, चार्ज के इक्विवेलेंट, चार्ज के बराबर, और 89 EMU के आसपास इसका मास है, या न्यूक्लियन बोल दो, 89 न्यूक्लियन है इसके अंदर। प्लस फिर अब बन रहा है कुछ भी x मान लिया, इसमें कुछ z एटॉमिक नंबर या चार्ज इतना है, एटॉमिक मास नंबर या मास इतना है, प्लस 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, 3 न्यूट्रॉन है तो 3 टाइम्स ये मास हो गया। बैलेंस करें, अगर चार्ज बैलेंस करें तो ये दिख रहा है 92 इधर था, 36 इसमें आ गया, वो हटा दिया, बाकी इधर है नहीं, ये z की वैल्यू आएगी। डिफरेंस लेंगे 6 और बाकी आ जाएगा फिर 5, तो 56 ये वैल्यू आ जाएगी z की, और कोई ऑप्शन है नहीं। और आगे अगर ये भी बैलेंस करें तो 235 एक न्यूट्रॉन था उधर, 89 इसमें आ गए -9, और 3 ये थे -3 और कर दिए, ये इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। तो ये हो जाएगा 89, 3, 92, एक इधर गया 91, इसमें से 91 हटा दिया तो ये आ जाएगा 1 और 4 के बराबर। तो ये एटॉमिक मास नंबर होगा और ये इसका है ही, तो ये थर्ड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रखा है कि लाइट फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड के इंसिडेंट हो रही है फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दे और इंटेंसिटी डबल कर दे। तो देखिए पहले फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड अगर ये कंसीडर कर ले तो 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी थी इसकी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड थी, लेकिन अब बोल रखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है, नई फ्रीक्वेंसी इसकी हाफ हो गई, मतलब 0.75 इतनी हो गई थ्रेशोल्ड की। अब ये वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड हो गई तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 रहेगी, तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 35 में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करवा रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव का क्वेश्चन है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बोल सकते हैं h/p, मोमेंटम बोल सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है उसके बराबर है, तो √2m e/v0 के बराबर। अब इसमें h एक फिक्स वैल्यू, मास इलेक्ट्रॉन का e, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू इसमें होती है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज, ये वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है नैनोमीटर में, इसको भी नैनोमीटर में लिख लो, फिर यहां पे एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई नैनोमीटर के अंदर, 10⁻⁻10 था,
-9 कर दिया, एक उधर शिफ्ट करके। और ये वेवलेंथ दे रखी है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। वैल्यू भी पूरी कैंसिल हो रही है, नैनोमीटर वाली यूनिट भी कैंसिल हो रही है, तो वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर आ गया √v, स्क्वायर किया, √v पहले ऐसे लिख देते हैं, 10⁻2 स्क्वायर किया तो 10⁻4, ये पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया था, तो 10⁻4 सेकेंड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग है। 36 में लाइट एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से वही है, पहले क्वेश्चन था, तो ये एवरेज फ्लक्स, लेकिन यूनिट देखोगे तो वही इंटेंसिटी की यूनिट है, तो इंटेंसिटी के लिए बोला हुआ है, इंटेंसिटी एवरेज फ्लक्स 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंसिडेंट हो रहा है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फोटोन जब आएगा रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रहा है, तो फोटोन की मोमेंटम था h/λ, चेंज इन मोमेंटम भी h/λ ही है। ठीक है, अब इसमें एनर्जी, अच्छा इतना भी नहीं पूछा हुआ है, एनर्जी रिसीव कितनी है सरफेस पे 1 मिनट के ड्यूरेशन में, तो इसकी किसी चीज की जरूरत है नहीं। एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है सीधा पूछा हुआ है, तो इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये था। तो इंटेंसिटी को एरिया इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। इंटेंसिटी है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, जूल में ये यूनिट आनी है। टाइम 60 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट किया तो ऐसा यूनिट में ये आ गई वैल्यू जूल के अंदर, तो एनर्जी हो जाएगी 24,000 जूल के बराबर, तो 24 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई है इस कंडीशन में। 37 अब बोल रखा है एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है एक बॉन्ड डीएनए के अंदर ब्रेक करने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड दे रखी है इतनी, तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है, सीधा सीधा वैल्यू पूछा हुआ है, कुछ नहीं, तो एनर्जी का कन्वर्जन है, तो एनर्जी का कन्वर्जन 10⁻⁻20 जूल, सॉरी एनर्जी इतना जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है वो पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, 10⁻⁻20 ये है, डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻1 1/1.6 या 0 और शिफ्ट कर दो ये, तो ये वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाएगी, और लगभग ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये 6 है, 6 इंटू 10⁻⁻2, तो पॉइंट एक और 0 6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछी थी, फर्स्ट आंसर इसके करस्पॉन्डिंग है। 38 में यहां पर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड एवरेज इमिट हो रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रखी है, इतने से जब पावर इतनी है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा हुआ है, सीधा सीधा रिलेशन पूछा हुआ है एनर्जी और फोटोन में, तो जो हम फोटोन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है, तो पावर इंसिडेंट इक्वल्स टू बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन hc/λ, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो टोटल एनर्जी पर सेकंड पावर ये, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻⁻3, यही पूछा हुआ है n की वैल्यू, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर में, तो 3.33 से ये वैल्यू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, और 2 और 3 6, इधर से 100 से कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3, इधर से +2 -9 +34, और ये उधर जाके -8, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें 9 और 3 ये हो गए 12 -8 और है 20, तो इसमें से 20 कम कर देंगे तो रह जाएगा 14 और 2 16, तो इसकी वैल्यू 10⁻16 है। ठीक है, इतने फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं उस पर। 39 में बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट हो रही है एक फोटोसेंसिटिव सरफेस पे, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन बोल रखा है कि फोटोन इंसिडेंट हुआ hc/λ एनर्जी का या लैम्डा वेवलेंथ का, वर्क फंक्शन इसका कंसीडर करना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकले तो वर्क फंक्शन नहीं है, तो इतनी ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे सरफेस से। अब
m दे रखा है मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से इमिट हो रहा है, तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है? एनर्जी ये की है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 12mv²। लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बोल सकते हैं h/p या √2m काइनेटिक एनर्जी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया h/√2m, m भी था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी hc/λ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी हुई है या डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी दे रखा है, तो ऑप्शंस में एक जगह लैम्डा डी पूछा हुआ है, बाकी लैम्डा बोला हुआ है। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये लैम्डा डी, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी इक्वल्स टू h, एक कैंसिल हुआ, रूट में 2m और यहाँ पर रह जाएगा एक c और लैम्डा रूट के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये रिलेशन है, स्क्वायर बोल रखा है तो लैम्डा डी स्क्वायर बोल दो फिर इधर, 2m इंटू सी बाई लैम्डा, ये वेवलेंथ आ जाएगी, या m इंटू सी बाई एच, ये लैम्डा की वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग मैच हो रही है अपना सेकंड, लैम्डा की वैल्यू मैच हो रही है, तो सेकंड आंसर इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में बोल रखा है कि एक न्यूक्लियस मास नंबर 240 ब्रेक हो रहा है 2 फ्रेगमेंट में, हर एक का मास है 120। तो एक न्यूक्लियस है 240 मास नंबर है, ये ब्रेक हो रहा है 2 न्यूक्लियस के अंदर 120 जिनका मास नंबर है, और बाइंडिंग एनर्जी इनकी दे रखी है, तो टोटल एनर्जी गेन कितना होगा, मतलब एनर्जी कितनी इसके अंदर रिलीज हुई है वो कैलकुलेट करना। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दे रखा है 7.6 और 8.5, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी 8.5 है, पर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करें तो 120 टोटल 240 इसके न्यूक्लियन है दोनों मिला के। ठीक है, और हर एक की इतनी है, माइनस वाई की बाइंडिंग एनर्जी 240 और न्यूक्लियन मतलब 240 न्यूक्लियन इनटू बाइंडिंग एनर्जी 7.6 इसकी है। तो 240 कॉमन लोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 0.9 इंटू 240, जो वैल्यू आ गई 6.3 और 21, और यूनिट आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी के साथ मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 अपना कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने अराउंड 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए। रिमेनिंग पार्ट अपन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू।